हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टाइम पे मैंने आप लोगों को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझाई थी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने रिलेशन डेवलप किए थे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास 3 रिलेशन आए थे, अगर आपको याद हो तो। U बराबर हाफ एफ एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर और एफ स्क्वायर अपॉन 2k। सीन क्लियर है सभी को? ओके। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर दूसरी बात, ये बात आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ी थी। एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed. It is always conserved. It can transfer from one form to क्या हम लोग ये बात जानते हैं बेटा सभी लोग? अच्छी बात है। कई बार हम लोग शरारत करते हैं, पिताजी कनपटी बजाते हैं। पिताजी जब कनपटी बजाते हैं तो वो हमारे हाथ को काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और जब वो हाथ गाल पे पड़ता है तो हीट एनर्जी पैदा होती है और साउंड एनर्जी भी पैदा होती है। सही बोल रहा हूँ ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर एनर्जी का लॉस तो नहीं हुआ, एनर्जी केवल कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका। काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में जाके तब्दील हो गई। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने या कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, वो वर्क डन उसमें काय के फॉर्म में स्टोर हो जाता है? Work which is required to take the spring to its compressed position or expanded position is called elastic potential energy। बताया था ना? Elastic potential energy is equal to the amount of work done which is done in taking that spring from its normal state to expanded state या फिर compressed state। सही बोल रहा हूँ ना? अगर बेसिक छोटे छोटे डेफिनेशंस अगर आप लोगों के प्रॉपर क्लियर होंगे तो भैया आप न्यूमेरिकल ढंग से बना पाएंगे, प्रॉपर बना पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। द एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जानते हो कुत्ता भग रहा हो तो वहां में कौन सी एनर्जी होगी? स्प्रिंग तान दई कौन सी एनर्जी होगी? स्प्रिंग दबाए दई कौन सी एनर्जी होगी? समझ गए? अगर ये सारी कथा आपको समझ में आती है तो इस क्वेश्चन पे फोकस करें। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया है उसमें उसने कहा है मुझसे, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलोग्राम है। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 किलोग्राम है और वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बताओ उसके अंदर कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो मूव करता हुआ आता है और किसी स्प्रिंग को जाके दबा देता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? स्प्रिंग दब गई, स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग में क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो वो पूछ रहा है स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो रही है। क्लियर? एक फिगर के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। सपोज करिए ये दीवार है और ये जमीन है। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर ये कोई स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है जी, ये नॉर्मल एक स्प्रिंग रखी हुई है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है। कितने किलो का ऑब्जेक्ट है? 10 किलो का ऑब्जेक्ट ये दिया है ना इसने, और कह रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और उसके बाद ये यहाँ पर आकर इससे स्ट्राइक करता है तो कह रहा है ये स्प्रिंग दब जाती है। सपोज करो ये सड़क के यहाँ आ गया तो स्प्रिंग यहाँ से यहाँ इतनी कंप्रेस हो गई, तो कह रहा है स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई। इसको आप एक्स से डिनोट करते थे अगर आपको याद हो तो। बोलो भैया। तो वो हमसे काय की वैल्यू जानना चाहता है बेटा? एक्स की वैल्यू जानना चाहता है। सीन क्लियर है सभी को? तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भैया, ये स्टेप समझ में आया? ये क्या लिखा है मैंने? अब क्या चमका दो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब मुझे चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया मेरे पास 3 फॉर्मूला थे, हाफ एफ एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर और एफ स्क्वायर अपॉन 2k। तो कौन सा सूटेबल है? हाफ के एक्स स्क्वायर चमका दूं? बोलो भैया, क्योंकि पट्ठन ने मुझे के दी है। बोलो भैया,
हाफ से हाफ फुल कर दूं, क्लियर है? बोलो भैया, m कितना दिया है हमको 10, वेलोसिटी कितनी दी है हमको 2 का स्क्वायर 4 कर दूं, k हमको कितना दिया है 4 × 10⁵ x स्क्वायर। सीन क्लियर है? 4 से 4 फोड़ दूं, बोलो भैया, ये 10⁵ नीचे आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 10/10⁵। सही बोल रहा हूँ? तो अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं इसे 1/10⁴ बोल दूं? समझ में ही नहीं आई होगी, रुक जाओ कहीं और रूल लगेंगे। x स्क्वायर बराबर 10/10⁵। अब समझ में आई? यहाँ कर दूं थोड़ा सा मैं, इधर 10 से 10⁵ कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁴। क्लियर? स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/100 रह जाएगा। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है कि मैं ही मैं समझ में चिपटा हूँ? ये समझ में आ गया कैसे हो गया? किसी को कोई दिक्कत? 1/100 को 0.01 लिख दूँ, 1/100 का डिवाइड करूंगा तो 0.01 मीटर। दिस इज माई आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद हमारे को अगला न्यूमेरिकल दे रहा है। वो कह रहा है कि स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है। कितना? 20 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ रही है? ये वही वाली कहानी हो गई, सेम अवेयल वाली पिक्चर है। ये स्प्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर स्प्रिंग को खींच दिया यहाँ तक, तो स्प्रिंग इतनी स्ट्रेच हो गई 20 सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ रही है? तो कह रहा है स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बताऊं। तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था F बराबर kx। सुना है आप लोगों ने कभी जिंदगी में? बोला भैया, F बराबर kx। मुझे वैल्यू k की निकालनी है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो k बराबर आपका हो जाएगा F/x। किसी को कोई दिक्कत? गाँव वालों, यहाँ पर मुझे x की जो वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर दी है। सेंटी कितना होता है? सेंटी, रुको 1 मिनट, रुको, ये बात दिमाग में उतार लें। कभी भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को हो सकता है कई बार ये गड़बड़ होती होगी, वैसे तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पर फिर भी आप लोगों को ये गड़बड़ होती होगी, यार हमें कैसे पता चलेगा कब कहाँ पर बदलना है, कहाँ नहीं बदलना है। कभी बदल देते हैं, कभी नहीं बदलते हैं, है ना? तो इसकी दास्तान सुन लें। कभी भी जब हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर सही आए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हमें दी गई हैं वो सारी की सारी क्वांटिटी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। या तो सबके सब SI सिस्टम में होनी चाहिए, या सबके सब CGS सिस्टम में होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? अगर एक क्वांटिटी SI सिस्टम में होगी, एक CGS सिस्टम में होगी, तो आंसर गलत आएंगे। समझ में आ रही है बात? फोर्स की यूनिट पढ़ी थी अपन ने न्यूटन, ये SI सिस्टम में होती थी, तो ये तो हो गई SI सिस्टम में। अब ये डिस्टेंस दे रहा है सेंटीमीटर में, तो ये हो गई CGS सिस्टम में। तो हमें इसे बदलना पड़ेगा, हमें इसे SI सिस्टम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यानी हमें सेंटीमीटर को काय में बदलना पड़ेगा, मीटर में। आपको याद होगा चैप्टर 2 में मैंने पढ़ाया था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। याद है सभी को? बाय द वे सेंटी कितना होता है? 10⁻⁻² मीटर। सीन क्लियर है सभी को? अब क्या चमका दो, k बराबर F/x है। F कितना है हमारे पास? 5। x कितना है अपने पास? 20 × 10⁻²। कोई दिक्कत? 5 1 = 5, 5 4 = 20। बोले भैया 10⁻² ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² बोले तो 100, वो 100 में डिवाइड करूंगा 4 का, तो कितना हो जाएगा? बोलो भैया 25। सीन क्लियर है? 25 न्यूटन पर मीटर। आप लोग मुझे बता सकते हैं 25 तो आपको समझ में आ गया, न्यूटन पर मीटर कैसे आया? हाँ, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, बताया था। भूलने में हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर? अच्छा, दूसरा उसने ये भी बोला है कि भैया फोर्स कांस्टेंट तो मैंने निकाल लिया, वो मुझसे ये कह रहा है इस स्प्रिंग को खींचने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो भैया इस स्प्रिंग को खींचने के लिए जितना वर्क डन किया जाता है उस वर्क डन को क्या बोलते हैं?
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यानी अगर वो मुझसे वर्क डन जानना चाहता है, इसका मतलब वो मुझसे क्या जानना चाहता है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप ये नहीं लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो W बराबर क्या फॉर्मूला लगा दूं, हाफ एफ एक्स लगा दूं, बोलो भैया। चाहे तो हाफ एफ एक्स लगा दो क्योंकि मेरे पास एफ भी है और मेरे पास एक्स भी है, सही बोल रहा हूं ना। कोई अगर हाफ के एक्स स्क्वायर लगाना चाहता हो तो उससे भी वही आंसर आएगा, वो भी लग जाएगा। यहाँ पर तीनों फिट बैठ रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो जिसको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उससे कर सकता है। तो भैया देख लो जरा, यहाँ पर हाफ एफ कितना है अपने पास 5, एक्स कितना है अपने पास, बोलो भैया एक्स कहाँ गया 20 इंटू 10 टू द पावर -2। कर लेंगे ना आप तो इस टाइप के, बोलो भैया। चलूँ आगे, 2 से ये 20 काट दूँ 10 टाइम्स, बोलो भैया 10 5 ज़ा 50, तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दूँ, तो ये आंसर आ गया हमारा 50 इंटू 10 टू द पावर -2। वर्क निकाला है तो यूनिट क्या होगी, जूल। वर्क को हम लोग जूल में नापते हैं, ऐसे लिख दो, नहीं तो आप इसे 10 की पावर -2 खत्म करना सिखाया था ना डेसिमल को इधर उधर, तो इसे 0.5 भी लिख सकता हूँ मैं। समझ में आ रही है मेरी बात, सीन क्लियर है। उतार लो फटाफट इसे। हमारे को एक क्वेश्चन दे रहा है और वो मुझसे कह रहा है कि एक ट्रॉली है, क्या है, ट्रॉली है, ट्रॉली का मास 10 किलोग्राम है। कितना है, 10 किलोग्राम। और पता है ट्रॉली ने क्या कर रखा है, ट्रॉली ने एक स्प्रिंग को दबा रखा है, ट्रॉली ने एक स्प्रिंग को दबा रखा है। यानी नजारा कुछ ऐसा है, और ये ट्रॉली, समझ गए। यानी 10 किलोग्राम की ट्रॉली है, ट्रॉली ने जाके कस के दबा रखा है। यानी अगर ये दबी नहीं होती तो नॉर्मल पोजीशन में स्प्रिंग कहीं आगे होती है या इधर होती, आगे होती। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, समझने की कोशिश करिएगा। ट्रॉली ने इसको ऐसे दबा रखा है, तो ट्रॉली ने जब स्प्रिंग को दबा दिया, ट्रॉली ने जब स्प्रिंग को दबा दिया, कौन सी एनर्जी होगी जाके अंदर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। अब वो यूं कह रहा है कि ट्रॉली ने इस स्प्रिंग को दबा रखा है, अब अचानक से मैंने इस ट्रॉली को फ्री छोड़ दिया, हाथ हटा लिया। सपोज करो खिलौना वाली ट्रॉली है, मैंने जाते स्प्रिंग दबा रखी है, समझ गए ना। या मशीन ताकत लगा रही है, इंजन की ताकत से मैंने स्प्रिंग को दबा रखा है, उसके बाद मैंने इसे न्यूट्रल में डाल दिया, ट्रैक्टर हो, ये जो भी ट्रॉली वगैरह है, समझ गए ना मेरी बात को। तो जैसे ही मैं फ्री छोड़ दूंगा इसको, तो क्या होगा, वापस नॉर्मल पोजीशन में आएगी। तो ये यहाँ से लेके वापस नॉर्मल पोजीशन में आएगी। तो कह रहा है कि जब मैंने इसे फ्री छोड़ दिया तो ये ट्रॉली 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करने लगी। तो जाका मतलब ये बहु कि जब ये दबी होती है तो जाके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल। और जैसे ही मैंने हाथ छोड़ दो तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब काय में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आई बात, क्लियर है, अच्छी बात है। तो आपको ये तो बस समझ में आता है ना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। कहोगे कोई परेशानी, सोच लो, नहीं सोच लो आप, सोच लो, दवाएंगे सोचवाऊं। तो कह रहा है स्प्रिंग जब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कि ये पूछ रहा है, यानी यहां से यहां तक आ गया, ये एक्स पूछ रहा है। कहानी समझ में आई आपको। और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रहा है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत, सबको भाषा समझ में आ रही है। पट्टन ने मोते इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो भैया मैं ये जान रहा हूं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, by the law of conservation of energy, by the law of conservation of energy I can say elastic potential energy is equal to, जोर से बोलो, काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेप समझ में आता है, बस यही स्टेप समझ में आ रहा है। तो U बराबर त्याई है ला ला रे हाफ mv स्क्वायर। सीन क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आई। तो U बराबर हाफ m कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर, 2 5 जा 16 5 जा पढ़ो ही नहीं आता होगा 16 को 18 जूल। सीन क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ये हमारी क्या आ गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब वो मुझसे ये कह रहा है कि अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है तो स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन तक आते आते कितनी एक्सपैंड हो जाएगी। गॉट द क्वेश्चन, कहा हुए को परेशानी। तो फिर वही कहानी, कहा
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बचपन में पढ़े, हाफ के एक्स स्क्वायर। बुरा लग गो 80 है बराबर हाफ के दइए 10 की पावर 5 एक्स स्क्वायर। एक्स मुझे निकालना है, आप तो सॉल्व कर लोगे इसको, क्लियर है? आंसर बोले कितना आ रहा है इसका, एक्स इज इक्वल टू -2, 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। नोट इट डाउन। इसके बाद एक नोट दिया है, उसमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिए हैं, शायद वही है ना कि कुछ और है। लेसन, घरों में प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, बोलो। तो आप बताओ, ये जो प्रेस आयरन का इस्तेमाल आप लोग करते हो, तो उस प्रेस को कौन सी एनर्जी देते हो? और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रही है बात? बल्ब है, बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? समझ में आ रही है बात आपको? सीन क्लियर है? पढ़ लो, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना। एक एक करके मैं ही पढ़ता जाता हूँ, ध्यान से सुनते जाएं आप लोग, ठीक है? कौन सा पेज नंबर है? डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पहला पढ़ लो, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मैंने बता ही दिया आपको। चलूँ आगे? आयरन इलेक्ट्रिक गीजर समझ गए हो गया, आई होप सो। आगे बढ़ जाऊं? इसके बाद अगला बोल रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फैन। बताने की जरूरत है मुझे? इलेक्ट्रिक फैन, पंखा चल रहा हुआ है, तो कौन सी एनर्जी में है? हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि एक मशीन चल रही है, और मशीन चलने से विंड एनर्जी भी बोल सकते हो। विंड मिल रही है ना आपको, हवा मिल रही है, क्लियर है? खैर, तो कुल मिला के बात यह है, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फैन में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो आप बोल पाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके बाद अगला दे रहा है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जहाँ पर पानी से बिजली पैदा की जाती है, तो शायद आपने सुना होगा ऊपर से पानी गिर रहा है टरबाइन पे, और फिर टरबाइन घूमता है, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। होती नहीं होती? काई सुनने हो का? कौन सी एनर्जी आगे हो कहा में? कौन सी एनर्जी? ज्यादा देना ना भैया भाई। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी है ना। ऊपर वाटरफॉल से पानी गिर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? मैं थोड़ा डेप्थ में ले चल रहा हूं। अब ये गिरना चालू हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी। अब उस काइनेटिक एनर्जी टरबाइन पे जाके गिरी, तो मशीन चली, मैकेनिकल एनर्जी, और मशीन चली तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नहीं है बात समझ? बाकी का यहाँ पे बीच की फिल्म हटा दी गई है, स्टार्टिंग और एंड दिखा दिया गया है, क्लियर? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो वही सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लिखे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे सब लोग। एक बार फिर से पढ़ लो, मैं पूछूंगा आपसे। अगला हमारे सामने है डिफाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस वर्ड का मतलब समझते हो? है? हाँ, क्या इक्वालिटी है दोनों में? इक्विवेलेंस का मतलब होता है समानताएं। समझ में आ रही है बात? मास एनर्जी, मास और एनर्जी में क्या इक्विवेलेंस है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटी है, समझ रहे ना? इस टाइप की चीज पूछ रहा है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में जो रिलेशन दिया था वो साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने बोला था एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द, शायद 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। और ये जो कन्वर्जन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc²। क्लियर? m यहाँ पर मास है, c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आप लोग बचपन से जानते हैं, आप लोगों को 9th-10th में पढ़ाई गई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और E यहाँ पर एनर्जी है। क्लियर है? यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। यानी एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बोला था।
और उसको बदलने के लिए हमें इस इक्वेशन की जरूरत होती है, E बराबर mc²। E यहाँ पर एनर्जी है, m यहाँ पर मास है और c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, हमें मालूम होती है इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पढ़ लो इसे। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।